डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, 68वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा जिनको देना है या फिर वैसे स्टूडेंट जो मेंस कॉपी लिखना नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से मेंस क्वेश्चन लिखते हैं, उनके लिए अति आवश्यक वीडियो है। इसमें मैं आपको मेंस क्वेश्चन लिखने का प्रारूप बताऊंगा, किस प्रकार के ढांचा तैयार करके मेंस का क्वेश्चन लिखा जाता है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप भी मेंस क्वेश्चन लिखना सीख जाएंगे। यह आपको ऑप्शनल विषय का, ज्योग्राफी ऑप्शनल विषय का क्वेश्चन है। भाग ख जो है आपको मानव तथा आर्थिक भूगोल, उसी का यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, यह इस बार 68वीं में भी गेस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि भूगोल के विकास में यूनानी तथा रोमन भूगोलताओं के योगदान का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड कीजिए, उसके बाद ही आप उत्तर की तरफ बढ़िएगा। क्या बोला कि भूगोल के विकास में, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, यूनानी तथा रोमन भूगोलताओं का योगदान। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है कि आप अपने कॉपी के दोनों तरफ स्केल से जो है लाइन छोड़ दें इधर इधर, ठीक है ना, ताकि आपका जो आंसर जाए वो एकदम कॉपी के बीच में रहे, ताकि देखने में अच्छा लगे। और इस प्रकार से जो लिखते हैं उनका नंबर भी काफ़ी अच्छा आता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पेज को मोड़ देते हैं और एक तरफ ही 1/4 छोड़ देते हैं और एक तरफ लिखते हैं। वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको दोनों तरफ जब छोड़िएगा थोड़ा थोड़ा, तो कुछ आपका जो आंसर है ना वह बीच में रहेगा। और जब आंसर बीच में रहेगा तो देखने में कितना अच्छा लगेगा। देखिए सबसे पहले मैं किसी भी क्वेश्चन को 3 तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले उसमें लिखते हैं परिचय, परिचय के बाद जो क्वेश्चन है पूछ रहा है उसके बारे में, और आखिरी में निष्कर्ष लिखते हैं। तो हम बात करते हैं परिचय के बारे में। क्वेश्चन क्या है कि भूगोल के विकास में यूनानी और रोमन भूगोलता के योगदान। तो परिचय में क्या लिखेंगे कि प्राचीन भारतवर्ष में ही भूगोल एक क्रमबद्ध विज्ञान का रूप धारण कर चुका था। हालांकि यूनानी एवं रोमन भूगोलताओं के आगमन के पश्चात भूगोल में निरंतर विकास हुआ। यह क्या बोल रहा है कि जब भूगोल जो था ना वह इन लोगों के आने के पहले ही जो है विकास हो चुका था, लेकिन जब ये लोग आए, कौन लोग, यूनानी और रोमन विद्वान, इन्होंने जो है भूगोल में निरंतरता प्रदान किया। कहने का तात्पर्य यह है कि यूनानियों एवं रोमन भूगोलताओं के ने भूगोल के विकास में निरंतरता प्रदान किया, क्योंकि यूनान काल के पहले की खोजें न तो क्रमबद्ध थी और न ही किसी विशेष लक्ष्य पर आधारित। परिचय में मैंने इतना लिख दूंगा। परिचय में इतना लिखने के बाद थोड़ा सा और परिचय लिख देंगे हम। देखिए, यूनानियों ने खगोल विद्या, गणितीय भूगोल, भूविज्ञान, जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान के विकास में काफी योगदान दिया। सर्वप्रथम यूनानियों ने ही रेखा जाल आधार पर विश्व मानचित्र बनाया। देख लिया आप लोगों ने। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन जो पूछा उसके बारे में हमने क्या किया कि परिचय लिखा। और परिचय आप देखोगे जब, तो मैक्सिमम 10 से 12 लाइन है। ठीक है, कभी भी परिचय और निष्कर्ष यह दोनों जो है आपको 10 से 12 लाइन के अंदर ही लिखना है, उससे अधिक नहीं लिखना है, ताकि क्योंकि आपका जो मेन क्वेश्चन क्या है, भूगोल के विकास में यूनानी और रोमन भूगोलता के योगदान। लेकिन हमने जो परिचय लिखा, बस इस क्वेश्चन को अच्छा लगने के लिए मैं लिखा। इसको 10 से 12 लाइन से अधिक नहीं लिखना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, परिचय और निष्कर्ष जो है 10 से 12 लाइन में ही लिखना है। अब परिचय लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, अब हम उस पर आने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है कि भूगोल के विकास में यूनानी एवं रोमन भूगोलता के योगदान। सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा और लिखने के बाद आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है ताकि देखने में अच्छा लगे। नंबर 2, आपको यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको पेज लिया है, यहाँ पे ये तो हिंदी वाला है ना, लेकिन आपको हमेशा जो है जो प्लेन पेज होता है मैथ वाला, उसका उपयोग करना है और एक ही पेन से लिखना है, और जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करना है उसी पेन से। ठीक है, देखिए, यूनान एवं रोमन काल में भूगोल के विकास में जिन विद्वानों ने योगदान दिया उनमें इराटोस्थनीज, थेल्स, हिकेटियस, अरस्तु, हेरोडोटस, हिपार्कस, पोसिडोनियस, स्ट्रेबो तथा टॉलमी का नाम उल्लेखनीय है। अब मैंने क्या किया कि जो विद्वान थे यूनानी के और रोमन के, मैंने उनका नाम लिख दिया। अब इनका नाम लिखने के बाद अब एक एक करके इनके बारे में
कि इन्होंने, जो ये पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, इन्होंने क्या किया भूगोल के विकास में, फिर उसके बाद में थेल्स ने क्या किया भूगोल के विकास में, फिर हिकैटियस ने क्या किया भूगोल के विकास में। हर एक व्यक्ति का, हर एक विद्वान का अलग अलग लिखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब मैंने यहां पे लिखा एराटोस्थेनीज के बारे में। तो सबसे पहले मैंने इनका हेडिंग दिया, और हेडिंग देने के बाद इनका नाम के बाद जो मैंने अंडरलाइन किया, उसके बाद लिखना है एराटोस्थेनीज का जन्म 276 ईसा पूर्व में साइरेन में, आधुनिक लीबिया का हिस्सा है, उसमें हुआ था। एराटोस्थेनीज ने ही सबसे पहले जियोग्राफिका शब्द का उपयोग किया, भूगोल का नामकरण करने, पृथ्वी की परिधि को मापने की वैज्ञानिक विधि ज्ञात करने, पृथ्वी के बसे हुए भाग के विस्तार का पता लगाने तथा विश्व मानचित्र का निर्माण करने के कारण एराटोस्थेनीज को भूगोल का पिता माना गया है। अब इन्होंने क्या क्या किया मैंने उसको लिख दिया। इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम जियोग्राफिका सबसे पहले उपयोग किया। उसके बाद इन्होंने जो है पृथ्वी के बसे हुए भाग का विस्तार पता किया। उसके बाद जो है पृथ्वी की परिधि को मापने का वैज्ञानिक विधि ज्ञात किया। मतलब जो इनका कार्य था भूगोल के विकास में, मैंने उसको लिखा, और इसी वजह से इनको जो है भूगोल का पिता कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है कि एराटोस्थेनीज ने जियोग्राफिका नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है, इसमें उन्होंने पृथ्वी की परिधि को 25,000 मील आंका, ग्लोब पर प्रमुख अक्षांश देशांतर की स्थिति निर्धारित करने की, दोपहर के समय छाया की लंबाई के आधार पर कर्क रेखा की स्थिति निर्धारित करने की, और इस प्रकार भूगोल को गणितीय आधार दिया। मतलब इन्होंने भूगोल के विकास में क्या किया मैं लिख रहा हूं वहां पे। ठीक है, इन्होंने जो है देशांतर और अक्षांश का निर्धारण किया, छाया की लंबाई के आधार पे कर्क रेखा के स्थिति निर्धारण किया। ठीक है, और इस प्रकार जो इन्होंने भूगोल को गणितीय आधार दिया। फिर उन्होंने, देख रहे हो मैं कोई भी क्वेश्चन लिख रहा हूं तो मैक्सिमम उस पैराग्राफ को मैं लंबा नहीं कर रहा हूं, अलग अलग टॉपिक देके लिख रहा हूं, अलग अलग लाइन में लिख रहा हूं कि उन्होंने सायन तथा अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी तथा सूर्य की लंबवत किरणों को आधार मानकर गणितीय विधि से इन दो स्थानों का अक्षांश तथा पृथ्वी की परिधि का निर्धारण किया, जिसे आप नीचे बनाए गए चित्र से समझ सकते हैं। इन्होंने सायन और अलेक्जेंड्रिया, जब आप पढ़ोगे भूगोल में तब आपको पता चलेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी और सूर्य की लंबवत किरणों को आधार मानकर गणितीय विधि से माध्यम से जो है पृथ्वी की परिधि का निर्धारण किया था। इसको आप आगे चित्र में देख सकते हैं। अब आपको आगे एक चित्र बना देना है ऐसा ही। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया था कि अलेक्जेंड्रिया और साइन के बीच की दूरी और सूर्य की लंबवत किरणों को आधार मानकर गणितीय विधि से तैयार किया, क्या पृथ्वी की परिधि का निर्धारण किया। देख रहे हो अलेक्जेंड्रिया और साइन के बीच में जो है दूरी और सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं उनको आधार माना, और उसके आधार पे जो है आपको पृथ्वी की परिधि का निर्धारण किया। ठीक है, अब इस फोटो को क्या करो बना लोगे। उसके बाद जब ये हो जाएंगे तो जो अगले वैज्ञानिक हैं, जो अगले विद्वान हैं, भूगोल के विकास में इनका योगदान है, उनके बारे में लिखना है। जैसे कि थेल्स महोदय हैं, इन्होंने क्या किया कि भूगोल शब्द का उपयोग किए बिना थेल्स ने सबसे पहले इस विषय पर व्यवस्थित विचार प्रकट किया। कई यूनानी विद्वान इन्हें भौतिक विज्ञान का प्रथम विद्वान मानते हैं। इन्होंने बिना भूगोल शब्द का उपयोग किया बिना जो है भूगोल के विषय में व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए थे। ठीक है, कई जो विद्वान हैं इनको भौतिक विज्ञान का प्रथम विद्वान मानते हैं। विद्वानों के विवरणों के अनुसार थेल्स ने पृथ्वी, उसकी आकृति, गति, पृथ्वी पर जल स्थल, नील नदी, उसकी बाढ़ तथा उसका प्रभाव, ग्रहण, सूर्य इत्यादि पर अपना विचार प्रस्तुत किया। थेल्स महोदय जो हैं इन सारी चीजों पर अपना विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। थेल्स पहले ज्ञात यूनानी दार्शनिक, वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इन्हें प्राथमिक ज्यामिति के 5 प्रमेयों मतलब थ्योरम्स का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, फिर लिखेंगे थेल्स ने सबसे पहले एक संक्रांति सोलोस्टिक से दूसरे संक्रांति की अवधि की खोज की। उन्होंने ऋतुओं की खोज की जिसे उन्होंने 365 दिनों में विभाजित किया। उन्होंने यह बताने वाले पहले व्यक्ति थे कि सूर्य का आकार सौर कक्षा का 1/720 भाग था, जैसे चंद्रमा चंद्र कक्षा का 1/720 भाग था। मतलब इन्होंने भूगोल के विकास में जो जो काम किया है
ठीक है, जब उसको आप पढ़ोगे जब इनके बारे में कि थेल्स महोदय ने भूगोल के विकास में क्या दिया, तो उनके पढ़ने के बाद जो आपको आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है कि इन्होंने जो है बताया कि क्या, कि जो आपका सूर्य का जो आकार है वह सौर कक्षा का 1/720 भाग है, जैसे कि चंद्रमा का है चंद्र कक्षा का 1/720 भाग। ठीक है, ऋतुओं की खोज किया इन्होंने। ठीक है, जो जो काम किया उसको लिखना है यहाँ पे, सिर्फ भूगोल के विकास में, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि थेल्स महोदय का जन्म कहाँ हुआ था, इनका शुरुआती शिक्षा कैसा हुआ था, कहाँ पढ़े, ये सब नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना सिर्फ उसी के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिर्फ इन्होंने क्या योगदान दिया भूगोल के विकास में, तो हम सिर्फ भूगोल के विकास में इनकी योगदान को ही लिखेंगे। ठीक है, हिकैटियस महोदय इसके बाद है, तो हिकैटियस लिखने के बाद मैं अंडरलाइन किया, उसके बाद लिखूंगा कि हिकैटियस ने दुनिया का नक्शा तैयार किया जो एनेक्सीमेंडर के नक्शे का संशोधित रूप था। यह भी एक भूगोलवेत्ता है, इनके नक्शे का मतलब इन्हीं के नक्शे को आधार मानकर इसको थोड़ा सा मॉडर्न करके इन्होंने नक्शा तैयार किया था। ठीक है, इसमें इन्होंने हेलेस्पोर्ट, कैस्पियन सागर और काकेकस पहाड़ों से होकर गुजरने वाली रेखा खींचकर इसे 2 भागों में विभाजित किया। जो इन्होंने नक्शा तैयार किया उसको इन्होंने 2 भाग में विभाजित कर दिया। उत्तरी भाग को उन्होंने यूरोप और लीबिया को दक्षिणी भाग का नाम दिया। जो इनका उत्तरी भाग था, जैसे मान लीजिए ग्लोब है, तो ग्लोब का जो उत्तरी भाग है इसको जो है इन्होंने यूरोप, और जो दक्षिणी भाग है इसको जो है लीबिया का नाम दिया था। ठीक है, जिसमें अफ्रीका और एशिया शामिल है। यह जो लीबिया का नाम दिया दक्षिणी भाग को, इसको इसमें एशिया और अफ्रीका इसमें शामिल हैं। इसी विश्व मानचित्र के नक्शे में इन्होंने पृथ्वी को तस्करी के ऐसा वृत्ताकार मानते हुए उस पर महाद्वीप के वितरण को एक विश्व मानचित्र में दिखाया। ठीक है, इसी मानचित्र में इन्होंने यह बोला कि जो मानचित्र है, जो आपका विश्व है वह कैसा है, वृत्ताकार है। उसने ज्ञात विश्व के भूखंडों को जल से घिरा हुआ माना था, और इसी मानचित्र में, इसी भूगोल ग्लोब में इन्होंने जो अन्य जो विश्व के भूखंड हैं उसको जल से घिरा हुआ माना था। ठीक है, हिकैटियस लिखने के बाद जो अगले विद्वान हैं अरस्तु साहब, इनको बारे में हमको लिखना है। ठीक है, अरस्तु भूगोल के संदर्भ में अपनी जानकारी 2 पुस्तकों ब्रह्मांड वर्णन तथा जलवायु विज्ञान में संकलित किया। ब्रह्मांड वर्णन में उन्होंने ग्रह, नक्षत्र, उसकी गति एवं उनकी आकृति, पृथ्वी की आकृति एवं उनकी विस्तार के साथ साथ इसके प्राकृतिक लक्षणों का भी उल्लेख किया है। ठीक है, मतलब कि इन्होंने क्या विकास में योगदान दिया है उसको लिखना है। जलवायु विज्ञान नामक पुस्तक में अरस्तु ने पृथ्वी को गोलाकार मानते हुए इसे जलवायु खंडों में विभाजित किया है। तापमान की भिन्नता पर आधारित उसके 3 जलवायु विभाग उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध तथा शीतकटिबंध हैं। ठीक है, ये लिख लिए। उसके बाद फिर इन्होंने और क्या काम किए हैं, मानव बसाव के लिए उपलब्ध वातावरण के आधार पर अरस्तु ने पृथ्वी को 3 बसी हुई, बसाव योग्य और बसाव के लिए अयोग्य भागों में विभाजित किया। मतलब इन्होंने मानव के रहने लायक कहाँ कहाँ भूमि है उसको इन्होंने 3 भाग में बांटा। मतलब एक वैसा भूमि जहाँ पे पहले से ही इंसान रह रहा है, एक ऐसा भूमि जहाँ इंसान रहने का उम्मीद मतलब रह सकता है, और एक ऐसा भूमि जहाँ इंसान नहीं रह सकता है। इसको 3 भागों में इन्होंने बांट दिया। अरस्तु की मान्यता थी कि स्थिति मानवीय तथ्यों तथा लक्षणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। उन्होंने राजनीति नामक पुस्तक में बताया कि यूरोप के ठंडे प्रदेशों के निवासी बहादुर होते हैं परंतु चिंतनशील तथा कुशल नहीं होते हैं। दूसरी ओर एशिया के उष्णकटिबंध प्रदेशों के निवासी चिंतनशील तथा कार्यकुशल होते हैं परंतु उनमें जोखिम उठाने का साहस नहीं होता। इन्होंने क्या बोला कि जो आपको यूरोप के जो ठंडे प्रदेश के निवासी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वह तो बहादुर हैं लेकिन चिंतनशील नहीं हैं, कुशल नहीं हैं। और जो एशिया के जो लोग हैं वह चिंतनशील भी हैं और कार्यकुशल भी हैं, लेकिन उनमें जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है, साहस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट विद्वान है हेरोडोटस। इनके बारे में लिखना है। अब हेरोडोटस अपने यात्रा वृत्तांत से जो कुछ अनुभव प्राप्त किया
उनके आधार पर वर्णन किया। जैसे पहले नील नदी को एशिया तथा लीबिया की सीमा माना जाता था, परंतु उन्होंने लाल सागर को उसका सीमा माना। देखिए, जो यह महोदय साहब है ना, इन्होंने विश्व को घूमा, विश्व की यात्रा की। यात्रा करने के पश्चात इन्होंने जो भी अनुभव प्राप्त किया उसके आधार पे यह बताया, जैसे जो पहले था ना, जो नील नदी थी उसको एशिया और लीबिया का मानते थे सीमा, लेकिन जब ये विश्व घूम के आए, जब विश्व की यात्रा करके आए, तो इन्होंने यह बताया कि एशिया और अफ्रीका की जो सीमा है, एशिया और जो लीबिया की सीमा है वह नील नदी नहीं बल्कि लाल सागर है। ठीक है। इन्होंने पृथ्वी को चपटी मानते हुए बताया कि चूंकि पृथ्वी का पूर्वी भाग सूर्य के निकट है, भारत इत्यादि देशों में सुबह में सूर्य की गर्मी अधिक महसूस की जाती है। देखिए, मैंने उसी चीज को लिखा है जो सिर्फ भूगोल से संबंधित है, जो भूगोल के विकास में योगदान है। ठीक है। हेरोडोटस ने सिनोप तथा ईस्टर नामक दो स्थानों को मिलाकर एक काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाकर देशांतर निकालने का ही प्रयास किया। संभवतः देशांतर निर्धारण की दिशा में यह पहला कदम था। याद रखिएगा, हम लोग जो भूगोल में पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर, तो उस देशांतर कैसे निकलता है इसके बारे में सबसे पहले अगर कोई बताने वाला था तो वह और कोई नहीं बल्कि कौन थे? हेरोडोटस महोदय थे। ठीक है। नेक्स्ट है हिपार्कस। सौर और चंद्र डिस्क में दिखने के समान आकार और चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया के अवलोकन का उपयोग करते हुए हिपार्कस ने चंद्र और सौर दूरियों के बीच एक संबंध पाया, जिसने उन्हें यह गणना करने में सक्षम बनाया कि चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 63 गुना है। देखिए, जो हिपार्कस महोदय है, इनका मुख्य कार्य क्या है भूगोल के विकास में, कि इन्होंने पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को बताया कि 63 गुना है उसके त्रिज्या का। किसकी त्रिज्या का? तो पृथ्वी की त्रिज्या का। नेक्स्ट है पोसिडोनियस। ठीक है। पोसिडोनियस ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि सूर्य एक महत्वपूर्ण शक्ति का उत्सर्जन करता है जो दुनिया के में व्याप्त है। उन्होंने सूर्य की दूरी और आकार को मापने का प्रयास किया। लगभग 90 ईसा पूर्व में पोसिडोनियस ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी का अनुमान लगाया, जो पृथ्वी की त्रिज्या का 9893 गुना था। ठीक है। पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल का पक्षधर माना जाता है। उन्हें भौतिक भूगोल को तर्कसंगत ढंग से विकसित करने का भी श्रेय दिया जाता है। यह हो गया इनके बारे में। जो नेक्स्ट विद्वान है स्ट्रैबो साहब, इनके विषय में लिखना है। स्ट्रैबो को उनके काम जियोग्राफिका के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने जीवन काल के दौरान ज्ञात दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों और स्थानों का वर्णन इतिहास प्रस्तुत किया। ठीक है। फिर महान शासक सिकंदर, सीजर तथा अगस्टस के काल में हुई खोज, क्षेत्र विस्तार एवं उपलब्ध नवीन ज्ञान को अपने ग्रंथ, जो उन्होंने अपना पुस्तक लिखा था जियोग्राफी का, उनमें इन महान शासकों के समय में जो भी घटना हुई थी उसको उसमें लिखा। ठीक है। महत्वपूर्ण सेवा की, और इस प्रकार जो स्ट्रैबो जो है भूगोल की महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने विश्वकोशीय भूगोल में भूगोल के फैलाव, मानव बचाव तथा धरातल के बीच गतिशील संबंध तथा भूगोल की विभिन्न शाखाओं के ऐतिहासिक वर्णन को स्थान दिया। मतलब कि इन्होंने क्या क्या कार्य किया मैंने उसको लिख दिया। ठीक है। जो भूगोल की संबंधित है, भूगोल के विकास में संबंधित है। ठीक है। अब है टॉलमी। टॉलमी ने खगोल विज्ञान, गणित, भूगोल, संगीत सिद्धांत और प्राकृतिकी में योगदान दिया। उन्होंने एक स्टार कैटलॉग और एक त्रिकोणमितीय फंक्शन की सबसे पुरानी जीवित तालिका संकलित की और गणितीय रूप से स्थापित किया कि एक वस्तु और उसकी दर्पण छवि को दर्पण के बराबर कोण बनाना चाहिए। ठीक है। यह टॉलमी का कहना है। टॉलमी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफिक साइंटिक्स 8 खंडों में प्रकाशित किया। ठीक है। इस पुस्तक के प्रथम खंड में टॉलमी ने भूगोल के सैद्धांतिक तथ्यों का विश्लेषण किया। इसके दूसरे खंड में जो है, दूसरे से 7वें खंडों में उन्होंने व्यवस्थित रूप से 8000 स्थानों के नाम तथा
उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रत्येक स्थान का अक्षांश देशांतर का ब्यौरा दिया। 8वां खंड भूगोल एवं खगोल विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि खंड की सहायता से अरब विद्वान ने लगभग समरूपी विश्व एवं प्रादेशिक मानचित्र बनाया था। देखिए जो इनका नाम है टॉलमी साहब, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक को 8 खंडों में बांट दिया। प्रथम खंड में तो इन्होंने भूगोल का सैद्धांतिक पक्ष बताया गया, ठीक है। दूसरे से जो 7वां खंड था, इसमें इन्होंने 8000 स्थान का जो अक्षांश और देशांतर है उसको लिख दिया। और जो अंतिम खंड थी उसमें उन्होंने भूगोल और खगोल विज्ञान से संबंधित कुछ बातें को लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका जितने भी विद्वान थे जिन्होंने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और वह यूनान और रोमन के थे, उनके विषय में हम लोगों ने लिखा। अब आखिर में क्या करना है कि इनके बारे में लिखने के पश्चात हमें लिखना होगा निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना होगा ना। देखिए निष्कर्ष में क्या है कि यूनान एवं रोमन काल में ही इराटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का उपयोग किया। स्ट्रैबो तथा टॉलमी ने इसे परिभाषित किया। टॉलमी के अनुसार भूगोल वह अभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। इसके अलावा विश्व मानचित्र का निर्माण भी किया गया इसी कालखंड में। कहने का तात्पर्य यह है कि इसी काल में भूगोल का दर्शन, उद्देश्य तथा विषय वस्तु ने आकार लिया। देख रहे हो मेरा परिचय जो क्वेश्चन मैंने लिखा, उस क्वेश्चन का परिचय और निष्कर्ष लगभग 8 से 10 या 12 लाइन में होगा, उससे अधिक नहीं है। क्योंकि जो मेन आपका क्वेश्चन था वह तो सिर्फ यही था ना कि भूगोल के विकास में आपको यूनानी और रोमन जो साइंटिस्ट थे, जो भूगोलवेत्ता थे, उनका योगदान लिखने का। तो उसको तो मैंने लिखा, लेकिन निष्कर्ष को और परिचय को मैंने ज़्यादा लंबा नहीं लिखा, ठीक है। कम शब्दों में उसको संकलित किया, परिचय और निष्कर्ष को, ठीक है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, ठीक है। और आपको इसी प्रकार का वीडियो यदि चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।